नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पर। और आज के सेशन में हमने लिया है कॉमन एरर्स को, जो एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 20 मार्च और 21 मार्च वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है। हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं, स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा वर्ड किस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए लिखा गया है। सिंटेक्स और सिमेंटिक्स दोनों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम कॉमन एरर्स को हैंडल करते हैं, ये ग्रामर के किसी भी पार्ट को हैंडल करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है। प्रीपोजिशन से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस को ड्रामेटिक या लिटरेरी वे में लिखने के लिए हम प्रीपोजिशन से सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं। ऑफ प्रीपोजिशन लगा है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट है ऑफ ऑल द फोर्ट्स। फोर्ट्स यहाँ पर नाउन हो गया, द इसके लिए आर्टिकल हो गया जो कि एक डिटर्मिनरी होता है। वो सारे स्पेसिफिक फोर्ट्स की बात की गई है, इसलिए ऑल को डिटर्मिनर की तरह लगाया गया है। ऑल जब डिटर्मिनर की तरह लगाया जाता है तो बाकी के सारे डिटर्मिनर या आर्टिकल से पहले लगाया जाता है। ये आपकी प्रीपोजिशन फ्रेज हो गई। अब ये प्रीपोजिशन फ्रेज क्यों लगी है, इसका क्या फंक्शन है सेंटेंस में, वो आगे पता चलेगा ये देख के, ये जान के कि इस प्रीपोजिशन फ्रेज को सेंटेंस के किस पार्ट से जोड़ने की कोशिश की गई है। ऑफ ऑल द फोर्स दैट, अब देखिए डैट को यहाँ पर कंजंक्शन की तरह लगाया गया है। क्या इसका और कोई भी इसका यहाँ पर कोई फंक्शन है, रोल है, ये देखने पर आगे पता चलेगा। आई हैव विजिट, देखिए आई वी ई ये जो लिखा है, आई हैव की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी है। आई यहाँ पर प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर लगी हुई है मेन वर्ब। हैव के साथ हमेशा जब हैव हेल्पिंग वर्ब हो उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, परफेक्शन को, परफेक्ट स्टेट को, यानी कि कंप्लीटनेस को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पर विजिट लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था विजिटेड। ये सिंपल सी आसान सी एरर थी इस सेंटेंस में जो हमने सही कर दी। आगे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दैट आई हैव विजिटेड, अब देखिए विजिटेड जो है वो, विजिट जो है वो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा है, आगे तो इन प्रीपोजिशन लिखा है और प्रीपोजिशन के बाद इंडिया आ गया। और ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है इन इंडिया, ये हो गई एडवर्ब ऑफ प्लेस, इस विजिट के प्लेस को रिफर करने के लिए। तो विजिट ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ गया, इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट एक्चुअली में ऑल द फोर्स होना था, लेकिन वो चूंकि दूसरी क्लोज का पार्ट था तो उसको तो बना नहीं सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पर ये डैट रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है। इट मींस इस डैट को हमने ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया। रिलेटिव प्रोनाउन है तो कंजंक्शन भी हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। यहाँ पर वो विजिट का ऑब्जेक्ट बन गया। ये साधारण सी बातें हैं, अभी तक मैं बताते हुए आ रहा हूँ, अब पिछले सारे सेशंस में, ठीक है। ऑफ ऑल द फोर्स दैट आई हैव विजिटेड इन इंडिया, दौलताबाद। अब ये आपकी मेन क्लोज स्टार्ट हो गई, सब्जेक्ट ये है दौलताबाद फोर्ट। पूरा का पूरा जो है कंपाउंड नाउन यहाँ पर लिखा हुआ है। इज माई फेवरेट, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब लगी है, और माई फेवरेट इस लिंकिंग वर्ब का हो गया कॉम्प्लीमेंट। फेवरेट हो गया नाउन और माई हो गया इसका डिटर्मिनर। दौलताबाद फोर्ट इज माई फेवरेट ऑफ ऑल द फोर्ट्स, यानी कि जो ऑफ ऑल द फोर्ट्स प्रीपोजिशन फ्रेज लगाई थी ये मेन क्लोज के साथ है, माई फेवरेट के साथ ये लिखी हुई है। तो 151 का दूसरे पार्ट में आपको एरर बतानी थी। सेंटेंस जो है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आगे चलते हैं। 152 पर बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द बेंच विल आल्सो हैव टू से वेदर द लॉज आर रियली एट कॉन्सोनेंस विद द बेसिक टेनेट्स ऑफ द 1960 एक्ट। टेनेट्स का मतलब प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स या बिलीफ सिस्टम। प्रिंसिपल से कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर, तो एक्ट के कंटेक्स्ट में। द बेंच हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा है, हैव यहाँ पर मेन वर्ब हुआ, और इस मेन वर्ब चूंकि ट्रांजिटिव नेचर की है तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है टू से। 2 + V1 यानी कि इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो है नाउन के फंक्शन में आ जाते हैं, एडजेक्टिव भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है। यहाँ पर वो नाउन हो रहा है क्योंकि हैव ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ऑल्सो यहाँ पर एडवर्ब लगा है इस एक्टिविटी को एडिशनल एक्टिविटी, एडिशनल एक्शन के रूप में कन्वे करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। हैव टू से
मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, हैव टू से, हैव ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद टू से लिखा जाता है इसका ऑब्जेक्ट बना के, सिंटैक्टिकली अगर इसको देखें तो। लेकिन अगर हम इसको फंक्शनली देखें तो ये एक ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करती है। जो स्ट्रक्चर है हैज, हैव और हैड प्लस टू प्लस V1, हैज हैव हैड के बाद लिखा हुआ इन्फिनेटिव, ये स्ट्रक्चर फंक्शनली एक ऑब्लिगेशन को रिफर करती है, ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को रिफर करती है। द बेंच विल ऑल्सो हैव टू से। अब ये जो से है तो ये इन्फिनेटिव, टू से ऑब्जेक्ट बन रहा है हैव का सिंटैक्टिकली देखे तो। लेकिन इन्फिनेटिव में जो से वर्ब है ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होने की वजह से इसका अपना ऑब्जेक्ट इसको चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट है ये पूरी की पूरी लिखी हुई नाउन क्लोज। आप ये करने लग जाएंगे जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखते ही आपको ये समझ में आने लगेगा कि इससे ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पूरी की पूरी नाउन क्लोज है। यही तो कहना है बेंच को। बेंच मतलब जुडिशियल बेंच की बात हो रही है, ज्यूरी की बात हो रही है। तो वेदर द लॉज आर रियली एट कॉन्सोनेंस विद द बेसिक टेनेट्स ऑफ द 1960 एक्ट। वेदर, वेदर एक कंजंक्शन है, वेदर एक सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। वेदर के फंक्शन पर बात कर लेते हैं। सिंटैक्टिकल एनालिसिस का मतलब यही होता है कि जो भी वर्ड हमारे सामने आए सेंटेंस की स्ट्रक्चर में, हम उसका फंक्शन देखें, उसका रोल देखें, हम जानने की कोशिश करें कि सेंटेंस में वो किस भूमिका में है, किस तरह से वो आगे वाले शब्दों को जोड़ रहा है। वेदर, WHETHER, वेदर एक सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। और ये क्यों यूज किया जाता है, इसका फंक्शन क्या है? पहला तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन को रिपोर्ट करने के लिए, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को रिपोर्ट करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आप किसी क्वेश्चन से पहले क्या लगा देते हैं? इफ या वेदर लगा देते हैं। मतलब इस फंक्शन में वेदर इफ के सिमिलर मीनिंग में, इफ के सिमिलर मीनिंग में यूज होता है। यहां पर आप इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं। ये इसका पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन ये है कि ये डाउट या अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, अगर किसी इंफॉर्मेशन से, किसी एक्टिविटी से रिलेटेड हम डाउट एक्सप्रेस करना चाहते हैं या अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो डाउट और अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम वेदर कंजंक्शन का यूज करते हैं। डाउट और अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। अब देखिए आपके सेंटेंस में दूसरे फंक्शन में एक फंक्शन और है इसका, तीसरा, दो अल्टरनेटिव्स को जोड़ने के लिए। दो अल्टरनेटिव्स जिसमें से हमें किसी एक को चूज करना हो, लेकिन उन दो अल्टरनेटिव्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम वेदर का यूज करते हैं। दो अल्टरनेटिव्स। हालांकि ये जो तीसरा वाला फंक्शन है ये दूसरे वाले फंक्शन के अंदर ही आ जाता है, बट मैंने लिखा दिया अलग से, कोई बात नहीं। टू अल्टरनेटिव्स को रिफर करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर वेदर के बाद लिखते हैं पहला अल्टरनेटिव और लगाकर लिख देते हैं दूसरा अल्टरनेटिव। इस तरह से दो अल्टरनेटिव्स को जोड़ने के लिए भी हम वेदर का यूज कर लेते हैं। अब आपके सेंटेंस में देखिए वेदर किस फंक्शन में आया है। वेदर यहाँ पर आया है एक अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, वो अनसर्टेनिटी जिसके बारे में बेंच को बताना है, बेंच को उसके बारे में कुछ कहना है। और वो अनसर्टेनिटी क्या है? लॉज से रिलेटेड कोई अनसर्टेनिटी है कि हम जानना चाह रहे हैं कि लॉज 1960 एक्ट के बेसिक टेनेट्स, बेसिक प्रिंसिपल के साथ एग्रीमेंट में है नहीं। कॉन्सोनेंस का मतलब मैं भी बताऊंगा पूरा। तो इसी अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कि लॉज बेसिक टेनेट्स ऑफ 1960 एक्ट के साथ तो एग्रीमेंट में है नहीं, इसी अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमने वेदर को कंजंक्शन के रूप में लगा दिया। द लॉज हो गया हमारा सब्जेक्ट, और चूंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो हमने लगाया यहाँ पर आर, जो कि यहाँ पर मेन वर्ब है। किस नेचर की है? लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद लिखा है रियली, जो कि एड वर्ब है। एट कॉन्सोनेंस विद, इस स्ट्रक्चर को जरा देख लेते हैं पूरी को उठा के। देखिए कॉन्सोनेंस का मतलब हमें जानना पड़ेगा। कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्सोनेंस के दो तीन मुख्य मतलब है जो मैं आपको बता देता हूं। पहला तो ये कि जो म्यूजिकल नोट्स हैं जब वो कॉम्बिनेशन में एक साथ प्ले किए जाते हैं और वो प्लीजेंट साउंड निकालते हैं, तो
उस कॉम्बिनेशन को, उस अरेंजमेंट को, उस म्यूजिकल अरेंजमेंट को कहा जाता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब हो गया अ combination of musical notes or sounds which are in harmony and produce लिखूंगा, produce pleasant sound। दूसरा क्या मतलब हो गया? कॉन्सोनेंस का मतलब हो गया एक ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन में जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ पीसफुल हो, एग्रीमेंट में हो। उस सिचुएशन को, उस अवस्था को, उस स्टेट को कहा जाएगा कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब अ स्टेट और सिचुएशन इन विच पीपल आर पीसफुल एंड इन एग्रीमेंट। इसी से रिलेटेड एक और मीनिंग निकल के आ जाता है इसका, जब चीजें या इवेंट्स या एक्टिविटीज या कोई प्रोसेस एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में हो, हार्मनी में हो, बैलेंस में हो। स्टेट और सिचुएशन in which things are in agreement। इस तीसरे वाले मीनिंग में ही कॉन्सोनेंस को यहां पर यूज किया गया है। अब देखिए मैंने कॉन्सोनेंस के बारे में क्या लिखा है। कॉन्सोनेंस क्या है? कॉन्सोनेंस एक स्टेट है या एक सिचुएशन है, और इंग्लिश ग्रामर में किसी स्टेट को रिफर करने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इन प्रीपोजिशन के बाद ही हम किसी स्टेट को लिखते हैं। तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन लगाया गया है। एट प्रीपोजिशन गलत हो गया बच्चा, यहाँ पर आना चाहिए इन कॉन्सोनेंस। चूंकि कॉन्सोनेंस एक स्टेट है, तो किसी एक स्टेट को अगर हम रिफर करना चाह रहे हैं तो इन प्रीपोजिशन हमें लगाना चाहिए। उसके बाद विद प्रीपोजिशन से लिखा है। इन कॉन्सोनेंस विद का मतलब हो जाता है इन एग्रीमेंट विद या इन हार्मनी विद। ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है, इडियोमेटिक फ्रेज है जो कि ग्रामर को ही फॉलो करती है। इन कॉन्सोनेंस विद, यहीं पर एरर थी, आपको एट हटाकर इन प्रीपोजिशन को लगाना था। उसके बाद कॉन्सोनेंस इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया वो स्टेट, एग्रीमेंट की, हार्मनी की। उसके बाद विद प्रीपोजिशन लगा है। विद प्रीपोजिशन के बाद द बेसिक टेनेट्स आ गया, टेनेट्स नाउन हो गया, बेसिक उसके लिए एडजेक्टिव द आर्टिकल लगा है। ये बताने के लिए कि हम किसके टेनेट्स की बात कर रहे हैं हमने ऑफ प्रीपोजिशन लगा दिया, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया था 1968। 152 के दूसरे पार्ट में आपको गलती बतानी थी। आगे चल लेते हैं। 153 आई लुक अप आफ्टर द ब्लास्ट ऑफ लाइट एनवेलप्ड द पार्क। ब्लास्ट ऑफ लाइट एनवेलप्ड द पार्क। देखिए आई यहां पर प्रोनाउन है सब्जेक्ट के फंक्शन में। उसके बाद लिखा है लुक अप। लुक अप एक फ्रेजल वर्ब की तरह यहां पर लगाई गई है। लुक अप का मतलब जान लेते हैं। लुक अप, लुक अप का मतलब है टू बिकम बेटर, टू बिकम बेटर या टू इंप्रूव। अब देखिए मैंने लुक अप के मीनिंग में किसको यूज किया? बिकम को यूज किया, जो कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इट मींस लुक अप भी इस मीनिंग में इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह ही इस्तेमाल होगी। अपने आप को बेटर कर लेने को लुक अप करना कहते हैं। दूसरा, ये इसका मेटाफोरिकल सेंस में मीनिंग हो गया। लिटरल सेंस में मैं मीनिंग बताऊं इसका, तो लुक अप का मतलब हो गया टू रेज योर आईज। आप नीचे देख रहे हैं, आपने अपनी आंखें ऊपर उठा ली, आपने क्या किया? लुक अप किया। अप अपर साइड को यानी कि हायर साइड को, हायर पोजीशन को रिफर करता है। टू रेज योर आईज, ये लिटरल मीनिंग हो गया इसका। अब किस मीनिंग में इस्तेमाल किया गया है लुक अप को? यहां पर
हालांकि लुक अप फ्रेजल वर्ब को एक स्ट्रक्चर में, एक दो स्ट्रक्चर में और यूज किया जाता है, वहां पर भी मीनिंग में भी बता दूंगा। लेकिन इन दोनों मीनिंग में से लुक अप को कहां पर यूज किया गया है? बिकम बेटर या इंप्रूव के मीनिंग में, या टू रेज योर आइज के मीनिंग में? टू रेज योर आइज के मीनिंग में, है ना। जब ब्लास्ट हुआ, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द ब्लास्ट ऑफ लाइट एनवेलप द पार्क। आफ्टर द ब्लास्ट ऑफ लाइट एनवेलप द पार्क। एनवेलप का मतलब होता है टू कवर करना। एनवेलप आप जानते हैं क्या होता है? लिफाफे। ये रहे एनवेलप, ये एनवेलप है, सभी ने अपने जीवन में देखे होंगे। तो एनवेलप का क्या मतलब हो जाता है? एनवेलप, सही से लिखवा देता हूं मैं, एनवेलप। देखिए एनवेलप अगर ई लिखा होगा तो ये तो नाउन हो गया, ये रहे लिफाफे। लेकिन अगर एनवेलप लिखा होगा बिना ई के तो ये हो गई वर्ब, और इसका मतलब हो गया टू कवर और सराउंड समथिंग, सराउंड समथिंग। टाइम सीक्वेंस को देखिए, दो क्लोजेस आपको दी गई है। पहली क्लोज तो ये है, आई लुक अप, और दूसरी क्लोज है आफ्टर कंजंक्शन के बाद। आफ्टर को कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया गया है क्योंकि उसके बाद एक क्लोज लिखी है। द ब्लास्ट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया दूसरी क्लोज का, ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद है उसका ऑब्जेक्ट, ये बताने के लिए कि हम किसके ब्लास्ट की बात कर रहे हैं। और इस सब्जेक्ट की मेन वर्ब लगी है यहाँ पर एनवेलप, और मेन वर्ब चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, किसको कवर किया लास्ट ब्लास्ट ऑफ लाइट ने, वो बताने के लिए इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा है। एनवेलप का इफेक्ट कहां पर? उस कवरेंस, जो कवर करने की एक्टिविटी हुई है, उसका इफेक्ट कहां ट्रांसफर हुआ? इस ऑब्जेक्ट पर। पार्क को कवर कर लिया, द ब्लास्ट ऑफ लाइट एनवेलप द पार्क। टाइम सीक्वेंस की अगर हम बात करें, और ये अगर आपकी टाइमलाइन है, ये वो टाइम है जब आपने सेंटेंस को किसी से कहा, तो ये हो गया रिपोर्ट टाइम। बाय डिफॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम होता है, इससे पहले का सारा पास्ट, इसके बाद का सारा फ्यूचर। द ब्लास्ट ऑफ लाइट एनवेलप द पार्क, एनवेलप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। इसका मतलब ये जो एक्शन है ये पास्ट में हुआ है, पास्ट के किसी पॉइंट पर यहां पर हुआ है ये एक्शन। ये एनवेलप वाला एक्शन जो है पास्ट के इस पॉइंट पर हुआ है, मान लेते हैं। इसके बाद, इस पॉइंट के बाद क्या हुआ? लुकअप वाला काम हुआ, तो वो भी पास्ट में हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि एनवेलप यहां पर किया गया और फिर उसके बाद फ्यूचर में चला जाएगा, पास्ट में ही इसको लेना पड़ेगा। तो लुक अप की जगह हमें लगाना चाहिए लुक्ड अप। लुक अप की जगह हमें लगाना चाहिए लुक्ड अप। ये सेंटेंस में एरर। लुक अप के मीनिंग की मैं बात कर रहा था कि एक दो मीनिंग और मेरे दिमाग में इसके आए थे, बता देता हूं। फ्रेजल वर्ब वैसे आपकी कमजोर रहती हैं। अगर ऐसे यूज हो स्ट्रक्चर में, लुक समथिंग अप, तो इसका मतलब हो गया टू ट्राई टू फाइंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको लुक अप कर रहे हैं। अगर लुक समवन यानी कि किसी पर्सन के साथ ये यूज हो, लुक समवन अप का मतलब हो जाएगा टू विजिट समवन, टू विजिट समवन। ये हो गया 153। आगे देख लेते हैं 154। According to the Copernican principle, the Earth does not occupy a unique position in the universe, while implies life on other planets can be a possibility. ठीक है, according to the Copernican principle, according to प्रीपोजिशन फ्रेज आ गई, प्रीपोजिशन फ्रेज के बाद लगा है उसका ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, कोपर्निकन प्रिंसिपल। उसके बाद कोमा लगा के इस प्रीपोजिशन फ्रेज को अलग कर दिया गया। द अर्थ यहां पर सब्जेक्ट हो गया, डज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, नोट यहां पर एडवर्ब है, मेन वर्ब आ गई ऑक्यूपाई। मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा है, पोजीशन नाउन, और यूनिक हो गया एडजेक्टिव, इसके लिए आर्टिकल लगा दिया।
इन द यूनिवर्स, उस प्लेस को बताने के लिए कि हम कहाँ पर ऑक्यूपाई करने की बात कर रहे हैं, हमने इन प्रीपोजिशन लगा दिया और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया, मतलब एडवर्ब प्लेस लगा दिया। लो लिख भी देता हूँ एडवर्ब प्लेस। उसके बाद वाइल लगा है, और वाइल आपको पता है कंजंक्शन भी हो जाता है, नाउन भी हो जाता है और वर्ब भी हो जाता है। यहाँ पर किस फंक्शन में लगा होगा ये? मोस्ट प्रोबेबली वाइल यहाँ पर कंजंक्शन के फंक्शन में लगा होगा, क्योंकि उसके बाद एक मेन वर्ब आ रही है। अभी आगे सेंटेंस की स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वाइल को यहाँ पर नाउन के फंक्शन में नहीं लगाया होगा, वर्ब के फंक्शन में नहीं, कंजंक्शन के फंक्शन में लगा होगा। चलो तीनों ही फंक्शन में एक बार इसके मीनिंग को देख लेते हैं। ये देख लेते हैं कि ये किस वे में यूज किया जाता है, इसका काम क्या है। जब ये कंजंक्शन होता है तब हम इसे क्यों यूज करते हैं, नाउन होता है तो इसका क्या मीनिंग होता है, वर्ब होगा तो इसका क्या मीनिंग होगा। पहले बात करते हैं वाइल को एक कंजंक्शन के रूप में। वाइल एक सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ेगा, मतलब डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ता है। और वाइल को यूज किया जाता है दो साइमल्टेनियस इवेंट्स को जोड़ने के लिए, या किसी साइमल्टेनियस इवेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। साइमल्टेनियस का मतलब है जो सेम टाइम पे हुई हो। ऐसे ही लिख देता हूं मैं टूटी फूटी भाषा में, साइमल्टेनियस इवेंट्स को जोड़ने के लिए, या किसी साइमल्टेनियस इवेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इवेंट्स को जोड़ने के लिए। डिक्शनरी पे अगर डाल के देखोगे ना तो इसका मीनिंग आएगा वाइल का एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियस का, साइमल्टेनिटी का मतलब है सिमिलर, सेम टाइम पर अगर दो इवेंट हो तो ये साइमल्टेनिटी की सिचुएशन हो गई, एट द सेम टाइम। जैसे कि आपने क्लोज लिखी, क्लोज 1 या मेन क्लोज कह लो इसको, उसके बाद आपने वाइल कंजंक्शन लगाया और वाइल कंजंक्शन लगाकर दूसरी क्लोज लिखी, क्लोज 2 या सबऑर्डिनेट क्लोज इसको कह लो। तो वाइल के द्वारा हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिस टाइम में, जिस ड्यूरेशन में ये वाला एक्शन हुआ है, उसी ड्यूरेशन में ये वाला एक्शन हुआ है। जिस टाइम जोन में, जिस टाइम पीरियड में, जिस ड्यूरेशन में ये वाली एक्टिविटी हुई या ये स्टेट थी, उसी टाइम का ही है ये एक्शन, उसी ड्यूरेशन का है, दोनों साथ साथ चल रहे थे। इस साइमल्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वाइल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वाइल एक तरह से ड्यूरेशन को रिफर करता है। ये क्या है, ये ड्यूरेशन ही तो है, किसकी, इस वाले एक्शन की। ये एक्शन कब हुआ, इस ड्यूरेशन के टाइम पर, जब ये एक्शन हो रहा था। तो वाइल का एक मीनिंग ये भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डिक्शनरी पर, ड्यूरिंग द टाइम दैट। ये वाइल का फंक्शन हो गया पहला। इसके अलावा वाइल को दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए वाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। वाइल को कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, कॉन्ट्रास्टिंग नेचर के जो आइडिया हो, एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट करते हुए आइडियाज को जोड़ने के लिए। इस फंक्शन में ना वाइल ऑल्दो या वेयर एस के सिमिलर फंक्शन में होता है। वेयर एस के हालांकि दोनों में डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को हम जानेंगे जब मैं कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाऊंगा। हमें कब कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए ऑल्दो को यूज करना है, हमें किस तरह के कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए वेयर एस को यूज करना है, हमें किस तरह के कॉन्ट्रास्ट को यूज करने के लिए रिफर करने के लिए हमें वाइल का यूज करना है। डिफरेंस है, मैंने कहा सिमिलर फंक्शन में, ऑल्दो या वेयर एस के सिमिलर फंक्शन में। मतलब आपने कोई एक क्लोज लिखी, ये आपकी मेन क्लोज है, अब आपने वाइल लगाया। अगर आप ये रिफर करना चाह रहे हैं कि जो दूसरी वाली क्लोज है सबऑर्डिनेट क्लोज, ये पहली वाली मेन क्लोज के कॉन्ट्रास्ट में है, डिफरेंट है, अपोजिट है, तो आप वाइल से जोड़कर उसको लिख देते हैं। ये वाइल के फंक्शन हो गए जब वो कंजंक्शन होता है। तो यहां पर किस वे में उसको यूज किया गया होगा, क्या हम यहाँ पर साइमल्टेनिटी दिखाना चाहते हैं, क्या हम ये दिखाना चाहते हैं कि पहला वाला जो हमारा एक्शन है, द अर्थ डज नॉट ऑक्यूपाई अ यूनिक पोजीशन इन द यूनिवर्स, ये उसी टाइम में होता है
जब इम्प्लाई किया जाता है दैट लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स कैन बी अ पॉसिबिलिटी, आगे की फ्रेश कुछ नहीं है, आगे की क्लोज में एक बार इसको भी देख लेते हैं। इम्प्लाइज यहाँ पर मेन वर्ब हो गई और मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ पर लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स कैन बी अ पॉसिबिलिटी, इस क्लोज को नाउन क्लोज बनाकर लिखा गया है इस इम्प्लाइज ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। इम्प्लाइज के बाद हालांकि एक कंजंक्शन होना चाहिए था डेट, उसको कई बार इनफॉर्मल सेंटेंसेस में एलिमिनेट कर दिया जाता है। करना तो नहीं चाहिए, ग्रामर के साथ छेड़छाड़ है, लेकिन कर दिया तो अब बुरा नहीं मानना, इसमें एसएससी से लड़ाई नहीं करनी। इम्प्लाइज ट्रांजिटिव नेचर की बाबा उसको ऑब्जेक्ट चाहिए था, उसके बाद यहाँ पर एक जो है नाउन क्लोज लिखी गई है जिसका सब्जेक्ट है, जिस क्लोज का सब्जेक्ट है लाइफ। ऑन प्रीपोजिशन लगाकर ये बता दिया कि हम कौन सी लाइफ की बात कर रहे हैं। प्रीपोजिशन फ्रेज ऑन अदर प्लैनेट्स लाइफ के लिए आई है तो एडजेक्टिव क्लोज हो गई इस लाइफ नाउन के लिए। लाइफ हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब लगा दी कैन, बी लगा दी मेन वर्ब, मेन वर्ब चूंकि लिंकिंग नेचर की थी तो उसके बाद लगा दी अ पॉसिबिलिटी, इसका कॉम्प्लीमेंट नाउन फ्रेज, ये आगे लिखा हुआ है। तो क्या हम किसी तरह के साइमल्टेनिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं या क्या हम किसी तरह के कॉन्ट्रास्ट को रेफर करना चाह रहे हैं? क्या हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है implies life on other planets can be a possibility, ये पहले वाले सेंटेंस के कॉन्ट्रास्टिंग नेचर का है, या फिर हम ये कहना चाह रहे हैं कि while ये बताता है कि जो दूसरी वाली क्लोज है वो उसी टाइम जोन की है जिस टाइम में ये हुआ। आपको ध्यान से देखने में पता चलेगा, अगर आप सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को पकड़ पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि while ना तो हमें यहाँ पर साइमल्टेनिटी को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, ना ही हमें कॉन्ट्रास्ट को दिखाने की जरूरत है। फिर दूसरी बात, आपको सिंटेक्स से हेल्प मिलेगी। आप देखेंगे कि मैंने अभी कहा कि इंप्लाइज मेन वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है तो भैया इसका सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं होगा। कहाँ है वो सब्जेक्ट? भाई वाइल तो कंजंक्शन है, सब्जेक्ट तो वो हो नहीं पाएगा, और कंजंक्शन हमें चाहिए। भाई इम्प्लाइज के बाद डेट को एलिमिनेट कर देते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में। इम्प्लाइज, थिंक, से इस तरह की जो वर्ब होती है जो किसी कम्युनिकेशन को रिफर करती है, वहां पर कई बार इनफॉर्मल लैंग्वेज में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डेट कंजंक्शन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। बट इन दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए द अर्थ डज नॉट ऑक्यूपाई ए यूनिक पोजीशन इन द यूनिवर्स और implies that life on other planets can be a possibility, इन दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन तो चाहिए था यहाँ पर, और सब्जेक्ट भी चाहिए। अगर कंजंक्शन भी चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए, तो भैया यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगा दो ना, विच, और ये विच लग गया इस पूरी वाली पहली इंफॉर्मेशन के लिए। जिसने भी ये सेंटेंस लिखा है या कहा है वो ये कहना चाहता है कि ये जो बात मैंने पहले कही, द अर्थ डज नॉट ऑक्यूपाई ए यूनिक पोजीशन इन द यूनिवर्स, ये स्टेटमेंट ये इंप्लाई नहीं करता कि लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स कैन बी ए पॉसिबिलिटी। सॉरी, ये इंप्लाई करता है कि लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स कैन बी ए पॉसिबिलिटी। ये वाला जो मेरा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ये इंप्लाई करता है कि लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स कैन बी ए पॉसिबिलिटी, कि अर्थ की कोई यूनिक पोजीशन नहीं है। इसका मतलब है कि अदर प्लैनेट्स पे भी लाइफ के होने की पॉसिबिलिटी है। कोपरनिकन प्रिंसिपल के द्वारा, कोपरनिकन कोई साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने एक कहा होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर वाइल नहीं विच होना चाहिए। अब ये विच के होने से क्या होगा, विच चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट भी बन जाएगा इस इंप्लाइज मेन वर्ब के लिए, और विच कंजंक्शन का काम भी कर देगा, और विच का एंटीसीडेंट हो गया पहले लिखा हुआ वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट। इस तरह से जो है सेंटेंस की स्ट्रक्चर को हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा, और इस तरह का इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। यहाँ पर गलती है दूसरे पार्ट में। मैंने आपको शुरू में बताया था कि वाइल नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। वाइल जब नाउन होता है तो वो भी पीरियड ऑफ टाइम को रिफर करता है। वाइल का जो मेन फंक्शन होता है वो टेम्पोरल फंक्शन ही होता है, टाइम रिलेटेड फंक्शन ही होता है। वाइल जब नाउन होगा तो इसका मतलब होगा अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब वो वर्ब होगा तो उसका मतलब होगा टू स्पेंड टाइम इन अ रिलैक्स वे,
रिलैक्स होकर टाइम को स्पेंड करना, रिलैक्स वे, RELAXED। टाइम रिलेटेड मीनिंग होते हैं वाइल के, चाहे वो नाउन हो, कंजंक्शन हो या वर्ब हो। तो 154 के दूसरे पार्ट में आपको गलती निकालनी थी। वाइल कंजंक्शन की हमें आवश्यकता नहीं है किसी साइमल्टेनिटी को या कॉन्ट्रास्ट को रिफर करने के लिए, हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए था विच। 155 क्या लिखा है, द इनजस्टिस फ्रॉम द सेंटेंस प्रोनाउंस्ड अबव that great scientist is now evident to us all. The injustice from the sentence pronounced। देखिए injustice यहां पर नाउन है, द हो गया आर्टिकल, निश्चित रूप से सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट तो हम इसको कंसीडर कर ही नहीं सकते, पिछले कई वीडियो में बात बता चुका हूं। फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाया जाता है किसी सोर्स को रिफर करने के लिए, कहीं से जो है कोई चीज निकल के आई हो, किसी ओरिजिन को या किसी सोर्स को रिफर करने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हैं, और फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाकर हमने लिखा ऑब्जेक्ट द सेंटेंस। यानी कि ये जो इनजस्टिस है ये कहां से आया है, क्या है इसका सोर्स, सेंटेंस है। तो ये जो फ्रॉम प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई फ्रॉम द सेंटेंस, ये इनजस्टिस के लिए लगाई गई है, इसके सोर्स को रिफर करने के लिए लगाई गई है। चूंकि इनजस्टिस एक नाउन है, नाउन के लिए लगाई गई है, तो मैं इसको कहूंगा एडजेक्टिव क्लॉज, सॉरी फ्रेज। इतनी तो ये तो बेसिक बातें हैं, इतनी तो मैं हर वीडियो में बताते हुए आ रहा हूं, मुझे आदत पड़ गई है। द इनजस्टिस फ्रॉम द सेंटेंस। अब देखिए प्रोनाउंस लिखा हुआ है, प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, प्रोनाउंस तो यहाँ पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, एक बार प्रोनाउंस का मतलब जान लेते हैं फटाफट से। प्रोनाउंस से ही बना है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंस का मतलब होता है टू से अ वर्ड और लेटर इन अ पर्टिकुलर वे, किसी स्पेसिफिक तरीके से, किसी पर्टिकुलर वे से किसी वर्ड को कहना। जैसे ये लिखा है ओके, तो कोई कहता है ओके, कोई कहता है ओके, तो दोनों ने अलग अलग तरीके से इसको कहा, अलग अलग स्पेसिफिक पर्टिकुलर वे में इसको कहा। तो क्या क्या उन्होंने प्रोनाउंस किया इसको, इसी से बनता है प्रोनाउंसिएशन। एक मीनिंग और हो जाएगा इसका, टू से समथिंग ऑफिशियली और सर्टेनली, ऑफिशियली और सर्टेनली कुछ कहना। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है यहाँ पर किस फंक्शन में है, क्या उस सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब भी होती, हैज हैव हैड कुछ होता, या बी की कोई फॉर्म लगी होती अगर पैसिव होता। इट मींस यहाँ पर ये मेन वर्ब तो है नहीं। अब मेन वर्ब के अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज की जाती है, पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसके लिए लगाए जाते हैं, नाउन के लिए। कहाँ है वो नाउन जिसके लिए प्रोनाउंस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के फंक्शन में लगाई गई है, वो है सेंटेंस। नाउन भाई सेंटेंस को ही तो कहा गया है, सेंटेंस अभी मैंने मीनिंग बताया ना प्रोनाउंस का, प्रोनाउंस का मतलब है टू से समथिंग, तो इसे सेंटेंस को कहा गया है किसी और के द्वारा, एक्शन डन बाय समबडी एल्स है। तो चूंकि पैसिव मीनिंग कन्वे हो रहा था तो हमने क्या लगा दिया, पास्ट पार्टिसिपल, चूंकि पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग कन्वे करते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगाया गया है, और मैं पहले भी ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि एडजेक्टिव हालांकि नाउन से पहले लगाए जाते हैं, लेकिन एडजेक्टिव को अगर आप देखेंगे कि कोई प्रीपोजिशन फ्रेज लगी है जो कि उस एडजेक्टिव के लिए आई है, तो एडजेक्टिव को नाउन के बाद लिखा जा सकता है। रिपीट करूं, एडजेक्टिव को आप नाउन से पहले लगाते हैं। बेसिक ग्रामर तो यही है कि आप पहले नाउन लिखो फिर उससे पहले एडजेक्टिव लगा दो। जैसे मैंने लिखा पुअर गर्ल, रिच बॉय, तो ये नाउन हो गया और ये हो गया एडजेक्टिव इसके लिए, पुअर और रिच। लेकिन यहां पर मैंने एडजेक्टिव को इसके बाद क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो आगे लिखी हुई प्रीपोजिशन फ्रेज है, प्रीपोजिशन अबव और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट दैट ग्रेट साइंटिस्ट, ये प्रीपोजिशन फ्रेज इस एडजेक्टिव के मीनिंग से रिलेट हो रही है, इस एडजेक्टिव के लिए लगाई गई, इसलिए मैंने इस एडजेक्टिव को बाद में लिखा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउंस्ड अबव दैट ग्रेट साइंटिस्ट।
अब यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। अब प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या है, गलती तो एक्चुअली यहीं पर है, लेकिन गलती समझने के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि अब प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या है। अब प्रीपोजिशन हायर पोजीशन को रिफर करता है। प्रीपोजिशन भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है। हायर पोजीशन को, इन और टू अ हायर पोजीशन देन समथिंग। जैसे मान लो ये आपके घर की दीवार है, वॉल, यहां पर कोई पेंटिंग लगी हुई है, या यहां पर आपकी विंडो है, इसके ऊपर घड़ी लगी हुई है, ये क्लॉक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द क्लॉक इज अबव द विंडो, अबव द विंडो, द क्लॉक इज अबव द विंडो। तो अबव क्या रिफर करता है, विंडो से हायर पोजीशन। या मैं इसको दूसरी तरह से लिखना चाहूं तो आप लिख देंगे द विंडो इज बिलो द क्लॉक। बिलो क्या है, लोअर पोजीशन को रिफर करता है। ये क्लॉक है, इससे लोअर पोजीशन पे विंडो है, तो आपने क्या लगा दिया, बिलो द क्लॉक लगा दिया। तो हायर पोजीशन को क्या हम यहाँ पर रिफर करना चाह रहे हैं, क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा ग्रेट साइंटिस्ट बैठा हुआ है, ये हमारा ग्रेट साइंटिस्ट बैठा हुआ है और इससे ऊपर को किसी ने सेंटेंस को प्रोनाउंस कर दिया? ऐसा तो यहाँ पर कोई मीनिंग है नहीं, ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा। भाई इसके ऊपर को सेंटेंस प्रोनाउंस करने का क्या मतलब है, क्या उसकी खोपड़ी के ऊपर गया सीढ़ी लगाकर और यहाँ पर प्रोनाउंस कर दिया, यहाँ पर सेंटेंस को बोल दिया, ये मतलब मीनिंगलेस है, प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं है। तो अब तो यहाँ पर गलत है, सिमेंटिक को खराब कर रहा है हमारी। यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखिए जो सेंटेंस है ना वो उस ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पर अबाउट लगा सकते हैं, अगेंस्ट लगा सकते हैं यहाँ पर। और क्यों लगा सकते हैं मैं ये भी बता देता हूं, मैं अबाउट का फंक्शन बता देता हूं, अगेंस्ट का फंक्शन बता देता हूं। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है मेरे ख्याल से प्रीपोजिशन में होती है, क्योंकि एक एक प्रीपोजिशन बहुत सारी सिचुएशन में यूज किया सकते हैं। अबाउट प्रीपोजिशन को हम तब यूज करते हैं जब हमें यह बताना हो कि दी गई इंफॉर्मेशन किस सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक पर है, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, या कनेक्टेड विद, हमें कनेक्शन बताना हो कि हमने जो भी कहा है ये किससे कनेक्टेड है। कनेक्टेड विद मतलब ऐसे देखो, गांव वाली भाषा में लिखवा देता हूं, दी गई, अबाउट को हम तब यूज करते हैं जब हमें बताना हो कि दी गई इंफॉर्मेशन किस सब्जेक्ट या टॉपिक पर है। तो इस फंक्शन के हिसाब से अगर हमें यह बताना था कि सेंटेंस जो प्रोनाउंस किया गया है किसके बारे में है, तो हमें यहाँ पर अबाउट नहीं अबाउट लिखना चाहिए। फिर दूसरा प्रीपोजिशन है हम अगेंस्ट लगा सकते हैं, अगेंस्ट को लगा सकते हैं, ये भी समझ लो। अगेंस्ट जो प्रीपोजिशन है उसके फंक्शन क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है वो? पहला तो ये है कि अगेंस्ट प्रीपोजिशन को अपोजिशन या रेजिस्टेंस को रिफर करने के लिए, अपोजिशन या रेजिस्टेंस को रिफर करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा द लॉ इज अगेंस्ट द पुअर, तो यहां पर मैं क्या दिखा रहा हूं, अपोजिशन दिखा रहा हूं कि जो लॉ है वो पुअर पीपल के अपोजिशन में है, उनके विरोध में है। तो यहां पर मैंने अपोजिशन को रिफर करने के लिए अगेंस्ट को लगा दिया। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक और मैंने लिखा था पुअर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द लॉ, तो यहां पर भी मैं क्या दिखा रहा हूं, अपोजिशन, या मैं और स्पेसिफिक हो जाऊं तो मैं यहां पर रेजिस्टेंस दिखा रहा हूं। वो क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए मैंने अगेंस्ट को लगा दिया।
और कहाँ यूज किया सकता है अपोजिशन अगेंस्ट को? अगर मैं कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट को दिखाऊं, फिजिकल कॉन्टैक्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा सी लीन अगेंस्ट द बोर्ड। ये जैसे स्मार्ट बोर्ड है, वो आई और ऐसे खड़ी हो गई लीन करके बोर्ड से लगकर। तो इस फिजिकल कॉन्टैक्ट को रिफर करने के लिए मैं अगेंस्ट प्रीपोजिशन को लगा सकता हूं। कंपैरिजन के कंटेक्स्ट में मैं यूज कर सकता हूं। कंपैरिजन अगर मैं कर रहा हूं तो जैसे कि मैंने लिखा द न्यू लॉज will be checked against the constitution। अब देखिए यहां पर कितना मीनिंग बदल गया। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अपोजिशन में चेक किए जाएंगे, नहीं, वो जो न्यू लॉज का कंपैरिजन होगा, वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अगेंस्ट नहीं, उसके कंपैरिजन में होगा। तो यहां पर अगेंस्ट कंपैरिजन को रिफर कर रहा है, कंपैरिजन को रिफर कर रहा है। तो इस तरह के जो है यूजुअल फंक्शन में हम अगेंस्ट को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस को प्रोनाउंस किया गया है, ये उस ग्रेट साइंटिस्ट के अगेंस्ट भी हो सकता है, क्योंकि इनजस्टिस की बात की गई है ना। अगेंस्ट मतलब उसके अपोजिशन में हो सकता है, उसके खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया, कोई सेंटेंस कह दिया, उसी से जो है उस सेंटेंस से जो इनजस्टिस हमें प्रतीत हुआ है, उसी इनजस्टिस पे हमने कुछ कह दिया। तो अगेंस्ट प्रीपोजिशन यहाँ सही हो जाता, अबाउट सही हो जाता, अब यहाँ सही नहीं होगा। अगेंस्ट प्रीपोजिशन हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया द ग्रेट, दैट ग्रेट साइंटिस्ट। इज यहाँ पर हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई सब्जेक्ट इनजस्टिस के लिए। मेन वर्ब है लिंकिंग नेचर की है, लिंकिंग नेचर की है तो उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट है एविडेंट, जो कि एडजेक्टिव है। नाउ लग गया एडवर्ब ऑफ टाइम। एविडेंट एडजेक्टिव के साथ हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है अस ऑल। अस क्या है, टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऑल क्या है, ऑल है एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब इस ऑल को क्यों लगाया गया है, ऑल को लगाया गया है ये एम्फेसाइज करने के लिए, इस बात पे जोर देने के लिए कि अस प्रोनाउन जिस ग्रुप को रिफर कर रहा है, जिन लोगों को रिफर कर रहा है, उन सब को ही ये बात एविडेंट हुई है, वो सब ही इस एक्टिविटी में इंक्लूडेड है। एम्फेसाइज कर रहा है उस ग्रुप को, उस ग्रुप की कंप्लीटनेस पर, होलनेस पर, इसलिए उसको एम्फेटिक प्रोनाउन लगाकर उसको एम्फेसाइज करने की जरूरत पड़ी। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे, हालांकि वो तरीका ज्यादा अच्छा होता। ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में इस तरह से यूज किया जाता है। अगर हम इसको लिखते ऑल ऑफ अस, ये ज्यादा सही तरीका होता। टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता ऑल, एडवर्ब सॉरी ऑल ऑब्जेक्ट, टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता ऑल, जो कि किसी ग्रुप में से सभी को रिफर करता। और किस ग्रुप की बात हो रही है ये बताने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर हम अस लगा देते, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा यूज होती है फॉर्मल लैंग्वेज में, इनफॉर्मली तो कुछ ही बोल दो चल जाता है। तो 155 का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर, उसमें गलती थी। अब प्रीपोजिशन की हम किसी पोजीशन को या किसी लोकेशन को, किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन को रिफर नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें अबव नहीं लगाना था। फिर एक और सेंटेंस हमारे सामने आता है 156। क्या लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद डाइड वेरी यंग इन हिज अर्ली 30s, बट द फिनोमिनल अचीवमेंट ही इज क्रेडिट विद आर फॉर जनरेशंस टू रिमेंबर। स्वामी विवेकानंद, द ग्रेट स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में कुछ कहा गया है, देख लेते हैं क्या कहा गया है। स्वामी विवेकानंद तो नाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में, डाइड हो गई मेन वर्ब, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं और आ भी नहीं रहा,
क्या लिखा है, वेरी यंग। यंग यहाँ पर लिखा हुआ है एडजेक्टिव के फंक्शन में, सॉरी यंग यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्ब के फंक्शन में, और वेरी एक एडवर्ब डिग्री लगा दी है इस एडवर्ब के डिग्री को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए। ये पूरी की पूरी फ्रेज हो गई वेरी यंग। एक यंग जो है एडवर्ब मैनर के रूप में यहाँ पर लगा हुआ है, बताने के लिए कि वो किस टाइम पर किस वे में उनकी डेथ हुई है, किस टाइम पर, एक टाइम को रिफर कर रहा है। मैनर लगाया मैनर की तरह गया, सॉरी मैनर बोल रहा हूँ, टाइम की तरह लगाया गया है एडवर्ब टाइम को बताने के लिए किस टाइम पर उनकी डेथ हुई। स्वामी विवेकानंद डाइड वेरी यंग इन हिज अर्ली 30s इन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट यंग को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए, यंग के बारे में फर्दर आगे इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो इन हिज अर्ली 30s ये प्रीपोजिशन फ्रेज भी जो है एडवर्ब का काम ही करेगी, क्योंकि एडवर्ब के बारे में बता रही है। यंग एक एडवर्ब टाइम है, उसी के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दे रही है। बट यहां पर कंजंक्शन लगा दिया गया है। उसके बाद लिखा था फिनोमिनल अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स हो गया नाउन, फिनोमिनल का मतलब हो गया एक्सेप्शनली गुड, रिमार्केबल, एक्सेप्शनली गुड, गुड या रिमार्केबल, रिमार्केबल अचीवमेंट्स। द लग गया आर्टिकल, क्योंकि डेफिनेट अचीवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। बट द फिनोमिनल अचीवमेंट्स, अब देखिए जो नाउन फ्रेज यहां पर लगी है, ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, अभी पता चलेगा। ही आगे एक प्रोनाउन लगा हुआ है जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है, ऑब्जेक्ट के फंक्शन में होता तो हिम लिखा होता, इतनी तो बेसिक सी बात है। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर इस नाउन फ्रेज को सब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जा सकता, ये तो फिर ऑब्जेक्ट ही हो रही होगी किसी ना किसी का। अब किसका हो रही है ये आगे देखने पर पता चलेगा। देखिए आगे लिखा हुआ है इज, फिर उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिट। अब क्रेडिट के साथ गड़बड़ ये है कि क्रेडिट नाउन भी हो जाता है, वर्ब भी हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट कहेगा क्रेडिट नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो वो ये कह देगा कि सर इसको लिंकिंग वर्ब कंसीडर करूंगा मैं, और क्रेडिट को उस लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट यानी कि नाउन। क्या ये इंटरप्रिटेशन सही होगा कि इज लिंकिंग वर्ब क्रेडिट नाउन हो गया? और कोई स्टूडेंट अगर क्रेडिट को वर्ब कंसीडर करेगा तो ये कह देगा कि सर लिंकिंग, कि सर अगर ये वर्ब है क्रेडिट तो इज लिंकिंग वर्ब तो हो नहीं सकती, इसको हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करना पड़ेगा। और इसकी इज अगर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रही है तो क्रेडिट की को या तो आईएनजी फॉर्म में लगाओ या फिर उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, पैसिव स्ट्रक्चर लगाओ, क्योंकि आगे जो है ऑब्जेक्ट कोई लिखा नहीं है, विद प्रीपोजिशन आ गया। तो क्रेडिट को यहां पर नाउन होना चाहिए या वर्ब होना चाहिए, मीनिंग से पता चलेगा। क्रेडिट का अगर मीनिंग आपको पता है तो आपको पता लग जाएगा कि सेंटेंस में किस तरह का मीनिंग हम कन्वे करना चाह रहे हैं, सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव सेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या है, और क्रेडिट को हमें किस मीनिंग में लेना चाहिए, किस फंक्शन में लेना चाहिए। क्रेडिट जब नाउन होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है, क्रेडिट जब वर्ब होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है, जरा एक बार यहां पर देख लेते हैं। क्रेडिट नाउन, पहला मीनिंग तो हो गया वो अमाउंट जो बैंक आपको दे सकता है या कोई लेंडर आपको दे सकता है, जो आप बोरो कर सकते हैं, उस अमाउंट को क्या कहा जाता है, क्रेडिट कहा जाता है। क्रेडिट का मतलब हो गया एन अमाउंट दैट कैन बी बोरोड फ्रॉम ए बैंक और ए लेंडर। तो ऐसा तो है नहीं स्वामी विवेकानंद के लिए ही यूज हुआ है तो वो कोई एक अमाउंट थे, इस मीनिंग में तो आया नहीं है। फिर दूसरा मीनिंग है क्रेडिट का मतलब है रिकॉग्निशन या प्रेज या एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट फॉर एन अचीवमेंट। किसी पर्सन ने कोई काम किया है बढ़िया तो उसका क्रेडिट उसको दिया जाता है ना। कई बार लोग जो है बोलते हुए पाए जाते हैं यार सारी मेहनत मैंने की, क्रेडिट वो ले गया, क्रेडिट सर ने उसको दे दिया, क्रेडिट बॉस को चला गया। तो क्रेडिट का मतलब क्या है, जो आपकी वजह किसी और को चला गया, इसका मतलब है वो एक्नॉलेजमेंट, वो प्रेज कि हाँ बढ़िया काम किया है, वाह क्या काम किया है, इसको हम कह रहे हैं क्रेडिट। रिकॉग्निशन, प्रेज या एक्नॉलेजमेंट फॉर अ वर्क और अचीवमेंट,
फॉर अ वर्क और अचीवमेंट, किसी ने कोई काम किया हो, उस काम के बदले में जो उसको एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया किया है, प्रेज किया जाता है, रिकॉग्निशन दी जाती है, उसको क्रेडिट कह देते हैं। इसके अलावा क्रेडिट का मतलब है द बिलीफ इन समवन, द बिलीफ इन समवन that he or she can fulfill a responsibility। किसी पर्सन में आपका बिलीफ कि हाँ ये वो काम कर सकता है, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकता है, ये क्या है? क्रेडिट है। द बिलीफ इन समवन दैट ही सी कैन फुलफिल अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, देखिए इसी मीनिंग को यूज करते हुए एक वर्ड बन जाता है क्रेडिट वर्दी। आप क्रेडिट वर्दी नहीं है। और इसी मीनिंग को यूज करते हुए बन जाता है एक वर्ड क्रेडिटेबल, जिस पर भरोसा किया जा सके। ये जो एडजेक्टिव है ऐसे ही यूज करके जो है शब्दों को बनते हैं क्रेडिटेबल, जो एबल टू बी क्रेडिटेड हो। ये क्रेडिट के नाउन फंक्शन में मीनिंग हो गए। इसी सिमिलर मीनिंग को वो वर्ब के फंक्शन में भी कन्वे करता है। कैसे करता है? क्रेडिट वर्ब जब होता है तो उसका मतलब होता है टू ऐड एन अमाउंट टू एन अकाउंट। जब आप बैंक में जाकर अपने खाते में पैसे डालते हैं या आपका दोस्त गूगल पे से आपको पैसे भेजता है तो आपके पास क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद 5,000 रुपीज। आपके अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, यानी कि आपके अकाउंट में इतनी 5,000 अमाउंट को ऐड किया गया है। दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा? टू रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज समवन। किसी पर्सन को रिकॉग्नाइज करना, एक्नॉलेज करना कि हाँ आपने बढ़िया काम किया है, क्रेडिट करना होता है। या फिर टू एट्रीब्यूट समवन टू अ वर्क और अचीवमेंट। किसी ने कुछ किया है, कुछ हुआ है, कोई अचीवमेंट हुई है, कोई काम हुआ है बढ़िया, तो उसको एट्रीब्यूट कर देना कि भैया ये उन्होंने किया है, इसका श्रेय उनको जाता है। गांव में हमारे क्या कहते हैं? श्रेय देना, इनका श्रेय उनको जाता है। तो इस मीनिंग को कन्वे करता है। ये दोनों एक जैसे सिमिलर मीनिंग है। तो यहां पर अगर आप ये कहोगे कि ये जो ही है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और इसको लिंकिंग वर्ब मानकर क्रेडिट को नाउन मान लो, तो आप ही को क्रेडिट कह रहे हैं। तो ही क्या कोई अमाउंट है? नहीं। क्या ही वो रिकॉग्निशन है जो लोगों ने दिया है? नहीं। ही को यानी कि स्वामी विवेकानंद को रिकॉग्नाइज किया गया होगा किसी और के द्वारा। एक्शन डन बाय समबडी एल्स। इसका मतलब हमें यहां पर इसको हेल्पिंग वर्ब मानकर क्रेडिट को थर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर यहां पर बनानी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हो गई और क्रेडिट को थर्ड फॉर्म में लिखकर हमने क्रेडिट कर दिया। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर, यानी कि एक्शन डन बाय समबडी एल्स। लोगों ने क्रेडिट दिया है ही, रिकॉग्नाइज किया है उनके अचीवमेंट को। अब क्रेडिट जो है पैसिव स्ट्रक्चर में यूज हो गया। अब इसके बाद तो इसका ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं। विद प्रीपोजिशन लगता है क्रेडिट के साथ, विद प्रीपोजिशन। और विद प्रीपोजिशन को चाहिए अपना ऑब्जेक्ट। कहां है वो अपना उसका ऑब्जेक्ट? वो ऑब्जेक्ट है द फिनोमिनल अचीवमेंट, जो कि शुरू में लिखा गया था। और उसको शुरू में इसलिए लिखा था क्योंकि यहां पर जो है, यहां पर भी दो क्लोजेस लगी हुई हैं। अब ये जो द फिनोमिनल अचीवमेंट्स है, देखिए यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन तो होना चाहिए था। यहां पर होना चाहिए था डेट या विच, क्योंकि दो क्लोजेस लगी हुई है ना। अब इसको जिसको कि आप विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मान रहे थे, अब इसको सब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं आप इस वाले प्रेडिकेट के लिए। बट द फिनोमिनल अचीवमेंट्स that he is credited with are for generations to remember। हाँ,
द फिनोमिनल अचीवमेंट्स हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा है उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर जनरेशंस टू रिमेंबर, फॉर प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पर्पस बताने के लिए उस स्टेट का, उस एग्जिस्टेंस का जिसको बी की फॉर्म आर रिफर कर रही है। टू रिमेंबर लग गया यहां पर इंफिनिटिव, पर्पस उस एग्जिस्टेंस का। तो कहने की बात यह है कि द फिनोमिनल अचीवमेंट्स, यहां तक मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट हो सकता है वो, जो कि सब्जेक्ट हमें ही मिल गया था, लेकिन जैसे ही मैंने आगे की स्ट्रक्चर देखी आर फॉर जनरेशंस टू रिमेंबर, तो मुझे पता चला कि एक और प्रेडिकेट लिखा हुआ है और इसको सब्जेक्ट चाहिए। तो अब इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर ना करके हम सब्जेक्ट ही कंसीडर करें इस प्रेडिकेट के लिए। तो विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा गया, विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए था कोई रिलेटिव प्रोनाउन, चूंकि डिफाइनिंग क्लोज थी। डिफाइनिंग क्लोज में अगर ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसको ड्रॉप किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया है। यहाँ पर डैट या विच होता तो बहुत अच्छा होता, नहीं लिखा तो भी एक्सेप्टेबल है फॉर्मल लैंग्वेज में भी। ये हो गया 156। डिफाइनिंग क्लोज मतलब वो क्लोज है जो किसी को डिफाइन करने के लिए आई हो। ही इज क्रेडिटेड विद, ये क्लोज डिफाइन करने के लिए तो आई है किसको, द फिनोमिनल अचीवमेंट्स को। हम ये बताने की तो कोशिश कर रहे हैं कि हम कौन सी वाली फिनोमिनल अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो वाली जिनका क्रेडिट दिया गया है स्वामी विवेकानंद को। तो ही इज क्रेडिटेड विद एक डिफाइनिंग क्लोज है, और डिफाइनिंग क्लोज का ऑब्जेक्ट अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट हटा नहीं सकते हैं, डैट और विद सब्जेक्ट होता तो नहीं हटा सकते थे, हाँ, लेकिन अगर डिफाइनिंग क्लोज का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो तो उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी सही रहती है, वो मीनिंगफुल भी रहता है। यहां पर यही हुआ। 156 का आपको दूसरे ऑप्शन में गलती बतानी है, क्रेडिट नहीं होगा, क्रेडिटेड हो जाएगा, उसको वर्ब कंसीडर करके आप थर्ड फॉर्म बनाओगे, पैसिव स्ट्रक्चर में ले जाओगे। आगे देख लेते हैं। बस आज के जिस सेशन में जो है इतने ही सेंटेंस है। जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, जिस तरह से हम डिटेल में बात करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को खोलकर समझते हैं, स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं, 5-6 सेंटेंस ही काफी है हमारे सेशन में। ये 5-6 सेंटेंस ही 100 सेंटेंस के बराबर इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज आपको देते हैं। और मेरी उम्मीद है कि आप जो है इस तरह से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मैंने जो है आपसे पहले भी कहा है कि आपको अगर किसी भी सेंटेंस में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इन चीजों पर आपसे डिस्कशन करता हूं। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।